हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारा रीजनिंग क्लास का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, अर्थात कथन एवं पूर्व धारणा। जी हाँ दोस्तों, यह हमारा सेकंड लेक्चर है इस टॉपिक पर। मैंने आप लोगों को बहुत बार समझा चुका हूँ फ्रेंड्स, जितनी भी पुरानी क्लासेस बनाई हैं मैंने। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन अलग होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग होता है, स्टेटमेंट एंड एक्शन ऑफ वो सब अलग होते हैं। अलग अलग टॉपिक है, मैंने पुराने वीडियोस में आप लोगों को काफ़ी समझाया है। तो आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है, जिसने भी अभी तक पुराना वीडियोस नहीं देखा है फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा इसके पहले वाली क्लास स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस की। जी हाँ दोस्तों, आज हम अब करेंगे इसके प्रैक्टिस के सवाल जितने भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करें। आपको यूट्यूब पर शिप्रा तिरे नाम डालना है, आपके सामने ये आइकन आ जाएगा सबसे ऊपर, आपको इसको क्लिक करना है और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, फिर आपको जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस हैं और वैकेंसीज़ की जानकारी ये सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू कर देते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन है और नीचे दो पूर्व धारणाएं यानी फर्स्ट एंड सेकंड दी गई हैं। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या इस तरीके का एक क्वेश्चन होगा, पहले भी समझा चुका हूँ दोस्तों। ये है आपके सामने एक कथन, इस कथन के हिसाब से आपको बताना है कि ये दो जो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं यानी कि अजम्पशंस, एज्यूम करना है, हमको सोचना है दोस्तों कि क्या इस बेसिस पे ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो आपके सामने नीचे ऑप्शंस दिए हैं, इसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या पहला वाला सही है, क्या दूसरा वाला सही है, क्या पहला या दूसरा सही है, या दोनों ही गलत हैं, या फिर दोनों सही हैं। आपको इस हिसाब से आंसर देना है। तो अब आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन है, कुत्ते से सावधान रहिए। हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, लेकिन वे हमारे वास्तविक मेहमानों और घुसपैठियों के बीच भेद करने के लिए प्रशिक्षित हैं। अब आपको दोस्तों बताना है कि इसके हिसाब से जो दो नीचे कथन और पूर्व धारणाएं दी हैं, एग्जम्पशन, ये सही है। यानी भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। दूसरा, हमारे कुत्ते घुसपैठियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में जो आपके सामने एग्जम्पशन दिया है कथन का, क्या ये सही है या नहीं। चलिए दोस्तों, 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए। 20 सेकंड के बाद मैं समझाऊंगा आपको, फटाफट कीजिए दोस्तों। बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। कुत्तों से सावधान रहिए, हमारे कुत्ते जो भौंकते नहीं, लेकिन वे हमारे वास्तविक मेहमान और घुसपैठियों के बीच भेद करने के लिए प्रशिक्षित हैं। तो आपके हिसाब से जो पहला वाला था, तो देखते हैं, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। यहाँ पे काटने की बात नहीं की गई है, ठीक है, यहाँ पे काटने की बात नहीं की गई है, खत्म काम। दूसरा, ठीक है, हाँ, दूसरा, हमारे कुत्ते घुसपैठियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो यही इस कथन में कहा जा रहा है कि उन्हें वास्तविक मेहमानों और घुसपैठियों के बीच में अंतर पता है। अगर वो घुसपैठियाँ अंदर घुसे तो फिर वो लोग बहुत आक्रामक हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। अर्थात इंग्लिश में बात करें फ्रेंड्स, तो एजम्पशंस टू फॉलो। ठीक है, अगला सवाल, नगर प्राधिकरण ने क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है कि मच्छर मास्क अर्थात या तो फिर ऑल आउट का उपयोग करें या मच्छरदानी के अंदर सोएं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। अब दोस्तों, आपके सामने दो पूर्व धारणा है इसके हिसाब से। स्थानीय निवासियों के पास मच्छर मास्क या मच्छरदानी का इंतजाम करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। दूसरा,
लोग सलाह की अनदेखी कर देंगे और मच्छरों को काटने देंगे क्योंकि उन्हें अभी कई आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों, बताइए कि आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए देख लें दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। नगर प्राधिकरण ने क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है। किस चीज़ की सलाह दी है दोस्तों? कि या तो मास्क मच्छर पहनो, या फिर ऑल आउट का उपयोग करो, या फिर मच्छरदानी के अंदर सोएं, क्योंकि क्या हो रहा है, मलेरिया फैल रहा है। मलेरिया बहुत लोगों को हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर हमको कोई प्रशासन सलाह देगी कि हमको करना है, जैसे कि कोरोना में हमें सब बोला जा रहा है दोस्तों, बहुत सा सभी को, कि घर में रहें, है ना, घर में रहें। तो जैसा प्रशासन बोलेगी, जैसी सरकार बोलेगी, हमको वैसा करना है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 पूर्वधारणा, उसके हिसाब से पहला है, स्थानीय निवासियों के पास मच्छर मास्क या मच्छरदानी का इंतजाम करने के लिए पर्याप्त धन है ना, पर्याप्त धन है। तो बिल्कुल सही है, तभी तो वो सलाह दे रही है कि सस्ता सुंदर टिकाऊ आइडिया है, आप लोग आसानी से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, लोग सलाह को की अनदेखी कर देंगे और मच्छरों को काटने देंगे। भैया कौन काटने देगा, जब पता है कि मलेरिया इतना फैल रहा है, सभी को पता है। जब कोई बहुत बड़ी तादाद में कोई चीज़ होती है, जैसे कि कोरोना हुआ, है ना, तो हम जितना प्रोटेक्शन रख सकते हो उतना रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर मलेरिया के लिए भी सरकार कुछ बोलेगी तो हम पूरी तरीके से प्रोटेक्शन रखेंगे कि अनदेखी कर देंगे। यहाँ तो बोल रहा है कि अनदेखी कर देंगे, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि क्या, केवल एक पूर्व धारणा जो है वह अंतर्निहित होगी, ठीक है। ओनली वन एजम्पशंस फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट एजम्पशन फॉलो, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं इसी बात पे। यह कन्या इतनी बुद्धिशाली है कि वह इस परीक्षा में असफल नहीं हो सकती, ठीक है। कथन में इतनी गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि जो कन्या है वो इतनी बुद्धिशाली है कि वह इस परीक्षा में असफल हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्व धारणा एक दी हुई है, या तो है या तो नहीं है, आपको एक ही निकालना है। बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए। बुद्धिमान छात्राएं परीक्षाओं में असफल नहीं होती, ये आपके सामने दिया हुआ है। अब बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, 10 सेकंड्स लेफ्ट। चलिए दोस्तों देख ले, बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों ये। क्या कि यह कन्या इतनी बुद्धिशाली है कि वह इस परीक्षा में असफल नहीं हो सकती, पूरी गारंटी के साथ कह रहा है, ठीक है। तो पूर्व धारणा क्या है, बुद्धिमान छात्राएं परीक्षा में असफल नहीं होती। तो सही बात है दोस्तों, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, पढ़ाई करता है, वो कभी असफल नहीं होता, ठीक है। हाँ, अरे फ्रेंड्स, डफर से डफर बच्चा भी 33 नंबर तो ले ही आता है 100 में से। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान बच्चा होता है, जिसका दिमाग वाकई में बहुत फास्ट होता है, जिसको हम कहते हैं, तो वो तो पास होगा ही ना। तो पूर्व धारणा अंतर्निहित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, यदि आप कल तक अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो मैं आपको दंडित करूंगी। एक शिक्षक अपने छात्र को चेतावनी देती है। क्या देती है? कि यदि आप कल तक अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो मैं आपको दंडित करूंगी, ठीक है। अब क्या है, पहला जो आपके सामने तर्क दिया हुआ ये है, चेतावनी के बाद छात्र शायद अपना काम पूरा करता है। दूसरा, सभी छात्रों को दंड का डर होता है। चलिए बताइए आपको कि आपके हिसाब से क्या होता है। अगर आपको कोई शिक्षक अगर ऐसे तरीके से चेतावनी देता, आप क्या करते हैं? इन दोनों के हिसाब से आप ये बताइए। और फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं नेगेटिव हो देख लेंगे, हो ऐसा नहीं कि भैया दे क्या क्या मतलब ऐसे डराने वाले ऐसे नहीं करना है अपने को, है ना। एज्यूम करना है, एक प्रैक्टिकल लाइफ जीनी अपने को, है ना, रीजनिंग में, ठीक है।
चलिए तो बताइए दोस्तों कि क्या होगा इसमें आंसर। 20 सेकंड बाद फिर मैं बताऊंगा आपका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था। यदि आप कल तक अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, ऐसा एक टीचर ने कह दिया है एक स्टूडेंट को। अब वो स्टूडेंट क्या कर सकता है? चेतावनी के बाद छात्र शायद अपना काम पूरा करता है। तो हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, अपन को भी अगर डांट पड़ती है, एक्चुअली क्या है दोस्तों, जब तक डांट नहीं पड़ेगी बच्चा पढ़ता भी नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 100 में से 99 छात्र ऐसे होते हैं जिनको डांटना पड़ता है, तब जाके वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि चेतावनी के बाद शायद छात्र अपना काम पूरा करके आएगा। दूसरा, सभी छात्रों को दंड का डर होता है, बिल्कुल गलत है। जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको कभी भी किसी चीज़ का डर नहीं होता। डर तो उनको लगता है अपने फ्यूचर से, टीचर से, घर वालों से, फ्रेंड्स से, कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स के बच्चों से कि भैया वो आगे बढ़ रहा है तो तुम खुद पे ध्यान दो ना। ये डर आपको क्यों खा रहा है मालूम है क्यों? क्योंकि आप असफल हो रहे हो पढ़ाई करने में। अगर आप पढ़ाई करते हो, किसी भी एज में हो, अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखते हो ना, तो आप हमेशा जीवन में सफल ही होगे, ठीक है। बुक रीडिंग करना, ये सब करना, ये पुराने टाइम पे काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन आजकल व्हाट्सएप रीड करना, फेसबुक रीड करना, ये माना जाता है। तो ये सबसे गलत है, ठीक है। कि आप 12वीं बच्चा पास हुआ नहीं, उसके मोबाइल आपने उसके हाथ में थमा दिया और बस, फिर उसके बाद वो क्या सफल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक निहित है, जो आपका एजम्पशन है, ओनली वन फॉलोज। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, ज़्यादातर देशों में शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल के बीच में है, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि जो बहुत सारे देश है ना, उसमें शादी यानी मैरिज की जो उम्र है वो 18 से 21 साल के बीच होती है, कि भैया कम से कम इतनी एज तो होनी चाहिए। इसमें पहला तर्क दिया हुआ है, उस उम्र में मानव विकास के एक उचित स्तर पर पहुंच जाता है और वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है भैया, ऐसा ही इसका कहना है, ठीक है। दूसरा, 21 वर्ष की आयु के बाद विवाह मान्य नहीं है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि आपके हिसाब से आंसर क्या होता। मन में लड्डू फूटा नहीं, उसको फोड़ ही दो, ठीक है, उसको फोड़ ही दो, आप तो इसका आंसर दो, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, 5 सेकंड का टाइम और बचा है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो सबको, जिन जिन को शादी के नाम से मन में लड्डू फूटा है, वो फोड़ ही देना। कारण ये है, अभी समझाता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर देश में शादी की कानूनी उम्र क्या होती है? 18 से 21 साल के बीच में होना चाहिए, तभी शादी होगी, ठीक है। पहला, उस उम्र में मानव विकास के एक उचित स्तर पर पहुंच जाता है और वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात तो सही है कि अगर यहाँ पे मानव विकास की बात करें तो 21 साल ऐसी एज होती है, 18 साल से 21 साल के बीच में, जब मानव का पूरी तरीके से दिमाग का विकास हो चुका होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया जिम्मेदारी लेने का, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 21 वर्ष की आयु के बाद विवाह मान्य नहीं है, ये तो गलत है। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बोला इसने कि 21 वर्ष के बाद मान्य नहीं है, 21 वर्ष के पहले मान्य नहीं है, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि मैंने अभी क्यों बोला कि अभी लड्डू को फोड़ ही दो। कारण ये था कि ये सबसे बड़ा शब्द जो सामने आता है ना अपने, जिम्मेदारी, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों ये। इसका मतलब उससे भी बड़ा है। ज़िंदगी में जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, ना हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, ना माँ बाप की और ना लाइफ पार्टनर की,
ठीक है। तो जब तक आप अपने ज़िंदगी में खुद पैरों पे खड़े ना हो जाओ, खुद का खर्चा ही नहीं पूरे ख़ानदान का खर्चा उठाने लायक नहीं हो जाओ, तब तक ये लड्डू आने ही मत देना अपने हाथ में ना मन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन आप बड़ी जल्दी और आसान तरीके से कर पाएंगे। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 क्लर्क नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5,000 की वैकेंसी निकली है इसके हिसाब से, ठीक है, कथन के हिसाब से। चले मत जाना फॉर्म भरने, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला है, सरकार में ऐसे पर्याप्त विभाग हैं जहां क्लर्क की आवश्यकता है। दूसरा, सरकार जितना संभव हो उतने अधिकतम लोगों को रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, तो आप बताइए 20 सेकंड का समय, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? चलिए देख लें दोस्तों, राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 क्लर्क नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वैकेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को। ठीक है भैया, लोगों की ज़रूरत है, नियुक्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे होगा। ठीक है, तो पहला जो धारणा है वो ये है कि सरकार में ऐसे पर्याप्त विभाग हैं जहाँ क्लर्क की आवश्यकता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, तभी तो वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी कब निकलती है? जब आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा यह है कि सरकार जितना संभव हो उतने अधिकतम लोगों को रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है, पूरे कथन में यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि वो रोजगार का विकास कर रही है। यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें 5,000 क्लर्क की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक धारणा निहित करती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, भारत को अपने लोगों की अच्छी सेवा करने के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, सेवा। ठीक है, हाँ, ये सेवा हमेशा फ्री में की जाती है दोस्तों, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, सेवा का मतलब ये होता है। ठीक है, पर चलिए छोड़िए। भारत को अपने लोगों की अच्छी सेवा करने के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता है। डॉक्टर लोगों को मौत और बीमारियों से बचा सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर किसी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? 20 सेकंड्स का टाइम है फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए। चलिए दोस्तों देख लें, चलिए देख लेते हैं। भारत को अपने लोगों की अच्छी सेवा करने के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब पहला ये है कि डॉक्टर लोगों को मौत और बीमारियों से बचा सकते, तो सही तो बात है ना। अच्छी बड़ी बड़ी इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लिक्विड फॉर्म में जितनी भी दवाई होती हैं वो बताते हैं कि अगर जिसको इंजेक्शन से डर लगता है उनको लिक्विड फॉर्म की दवाइयाँ या फिर गोलियाँ बता देते हैं कि आप अगर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते, इंजेक्शन से फ्रेंड्स जल्दी राहत मिलती है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो दवाइयाँ बता देंगे आपको। और मौत और बीमारी से तो बिल्कुल बचाते हैं वो लोग, है ना। इमरजेंसी केस हो चाहे कुछ भी हो, आधी रात में उठ के आते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डॉक्टर्स। तो इसके हिसाब से पहला तो सही है कि डॉक्टर लोगों को मौत और बीमारियों से बचाते हैं, तभी तो हमको कुछ भी होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, है ना। दूसरा, डॉक्टर किसी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो ये पॉइंट जो है गलत हो गया। डॉक्टरों का काम है मौत और बीमारियों से हमें बचाना। डॉक्टरों का काम ये नहीं है, उनको अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। पहली बात तो ये कि इनसे अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। सुधरती कैसे है फ्रेंड्स? जब आप सब सक्षम हैं, अपन एक साथ जीडीपी को बढ़ाएं, तब जाके अर्थव्यवस्था बेहतर होती है ना। हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे थी जब कोरोना नहीं था। जब कोरोना था तो हम दुनिया में चौथे नंबर पे आ गए कोरोना संक्रमित में। ठीक है, अभी की न्यूज़ के हिसाब से हम चौथे नंबर पर हैं, सबसे बड़ा वो देश जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं, और हम एक वक्त तक चौथे अर्थव्यवस्था पे पहुंच चुके थे।
ठीक है, दुनिया में, जब कोरोना नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए वो सब चीज़ें तो चलती रहेगी, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यदि केवल धारणा एक निहित है। अगला सवाल दोस्तों, सड़क की खराब स्थिति के कारण दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय बढ़ गया है। सीधी सी बात है, गड्ढे होते हैं तो आपका ब्रेक लगाना समय खराब होता ही होता है, फिर स्पीड धीरे होती है, फिर स्पीड बढ़ती है, एक स्पीड में नहीं चला पाते हैं गाड़ियाँ। ठीक है, तो सड़क खराब होने की वजह से यात्रा का समय बढ़ जाता है। ठीक है, ये सही है। अब देखते हैं कि इसका धारणाएं क्या क्या है। सड़क मार्ग से यात्रा करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है, ऐसा इनका कहना है। दूसरा क्या है, इन दोनों शहरों को फिर से जोड़ने के लिए कोई अन्य सड़क उपलब्ध होनी चाहिए, उपलब्ध नहीं है, ऐसा इनका कहना है कि कोई सी दूसरी सड़क उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोग उस खराब सड़क से बार बार जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा दोस्तों। चलिए देख लें दोस्तों, आंसर बड़ा ही आसान सवाल था कि सड़क की खराब स्थिति के कारण दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय क्या हो गया फ्रेंड्स, बढ़ गया। यात्रा का जो समय था वो बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि सड़क मार्ग से यात्रा करना हमेशा आवश्यक नहीं होता। तो फ्रेंड्स, गरीब आदमी क्या प्लेन में जाएगा क्या, कि नदी में तैर कर एक शहर से दूसरे शहर में जाएगा है? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गलत। इन दोनों शहरों को फिर से जोड़ने के लिए कोई अन्य सड़क उपलब्ध नहीं है, तो गलत बात है ना। सरकार तो पूरी खेती की ज़मीन के बीच में से निकाल के एक शहर को दूसरे शहर जोड़ सकती है, फ्लाईओवर बना सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक न तो दो निहित है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा, कई सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य अभ्यासों के मानक निजी विद्यालयों से काफ़ी नीचे हैं, है ना। हाँ, जो पढ़ाई का लेवल है इनका, कहा जा रहा है कि कई सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य जो है, जो पढ़ाई और जो सुरक्षा और स्वास्थ्य है, वो जो प्राइवेट स्कूल हैं उससे नीचे, काफ़ी नीचे है, स्थिति उसकी काफ़ी ख़राब है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसमें दो कथन में जो धारणाएं दी हुई हैं कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा इनमें कहा जा रहा है कि सरकार को कोई मतलब नहीं जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि निजी विद्यालय उन सुविधाओं पर ध्यान देते हैं जो उन्हें अपने स्कूल में एक छात्र को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो अब आपको बताना इन दोनों कथनों में से सत्य कौन है, दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं, या एक सत्य है या दूसरा सत्य है। चलिए बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, 20 सेकेंड्स। चलिए देख लें दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल था कि कई सरकारी विद्यालय में सुरक्षा और स्वास्थ्य अभ्यासों में के मानक निजी विद्यालयों से काफ़ी नीचे हैं। सीधी सी बात है, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने कंपैरिजन करने के लिए कह दिया। ठीक है, हाँ, अब इसके हिसाब से ये है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों को स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित नहीं है, तो ये तो गलत है। सरकार हमेशा बच्चों को लेकर काफ़ी, और ख़ासकर स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहती है। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार का सबसे मेन काम यही होता है, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ठीक है, दूसरा है निजी विद्यालय उन सुविधाओं पर ध्यान देते हैं जो उन्हें अपने स्कूल में एक छात्र को प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। प्राइवेट स्कूल्स में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि वो लोग, उनके पास सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है, बजाय गवर्नमेंट स्कूल्स के। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जितना हो सके प्राइवेट स्कूल्स में से जाएं, इंग्लिश मीडियम में, जैसे कि आप चाहते हैं कि इंग्लिश बच्चा सीखे, बहुत कुछ सीखें। आज भी माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश का लेवल नीचे है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्यों है? हमारे देश में ज़रूरत ही क्या है इंग्लिश की, मुझे ये तो समझाइए। यहाँ से पढ़ के बच्चा बाहर जाना चाहता है, इसके अलावा और कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। हमारे देश में हिंदी बोली कितनी अच्छी है दोस्तों, हम दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों से भी, बच्चा एक जब
बॉर्न होता है इंडिया में तो माँ कहता है, हिंदी में कहता है, ना कि मॉम कहता है। ठीक है, तो चलिए ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई, बहुत अलग बात हो गई, ये टॉपिक की अलग चीज़ है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि केवल दो धारणा जो है वो निहित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ओनली एजम्पशन सेकंड फॉलोज। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, भारत की सभी स्मार्टफोन कंपनियों में एमआई ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है ना। इसको लेके तो अभी बहुत चल रहा है दोस्तों, है ना। एमआई कंपनी कहाँ की है सब जानते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। भारत की सभी स्मार्टफोन कंपनियों में एमआई ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है, ये फ्रेंड्स न्यूज़ में भी आया था, ये प्रैक्टिकल बात है दोस्तों, है ना। जी हाँ दोस्तों, 2019-20 की बात करें तो सबसे बड़ा ब्रांड है ये, सबसे ज़्यादा बिकने वाला एमआई। ठीक है, इसमें पहला कथन है कि भारत में सभी स्मार्टफोन की बिक्री ज्ञात है। ठीक है, हाँ, यानी कि भारत में सभी स्मार्टफोन जितने भी बिकते हैं उनकी जितनी भी बिक्री है उनका डाटा अपने पास है। ठीक है, दूसरा, भारत में एमआई के अलावा किसी भी ब्रांड की बिक्री कम है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया एमआई से जितने भी अलग कंपनी से वो उनकी जितनी बिक्री हुई वो कम हुई। अब आप बताइए आप इसमें क्या आंसर देते हैं, फटाफट बताइए फ्रेंड्स, 20 सेकंड का समय आपके सामने है। चलिए फ्रेंड्स देख लें, चलिए देख लेते हैं। भारत की सभी स्मार्टफोन कंपनियों में एमआई ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। ठीक है, यानी कि डाटा है सरकार के पास, तभी तो पता चला कि भारत में स्मार्टफोन की कंपनी की जो है वो सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है। ठीक है, पहला है भारत में सभी स्मार्टफोन कंपनी की जो बिक्री है वो ज्ञात है, तो बिल्कुल सही है, उनका डाटा हमारे पास है तभी तो पता चला। ठीक है, दूसरा, भारत में एमआई के अलावा किसी भी ब्रांड की बिक्री कम है। ठीक है, तो ये तो गलत बात है, इसने बोला कम है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोबाइल्स जो हैं वो बिके हों दूसरी कंपनी के, कम बिके ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहुत ही कम बिके हों, है ना। बट हाँ ये है कि यहाँ पर दूसरी कंपनीज़ के जो बात की ही नहीं गई है, सिर्फ ये बात की गई थी कि सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यदि केवल धारणा एक निहित है। ठीक है, यानी कि ओनली एजम्पशन वन फॉलोज। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपने आखिरी तक वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जिस भी बच्चे को वीडियोज़ और वैकेंसीज़ की जानकारी चाहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल, थैंक यू फ्रेंड्स।